हेल्दी ट्रेडिशन यानी स्वस्थ परंपराएं, ऐसी परंपरा जिसको सब मानते हो, इसीलिए हेल्दी लिखा आगे, ठीक है। यानी कोई भी सरकार आती है तो ये नहीं कहती हमने इसको फॉलो करने वाले। रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ ट्रेडिशन बने हुए हैं हमारे इंडिया में, उनके अंदर से दो ट्रेडिशन के बारे में पढ़े। देखो, सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है, लागू हुआ है, सम हेल्दी ट्रेडिशन हैव बीन एक्सेप्टेड, सॉरी एडॉप्टेड, एडॉप्ट यानी क्या होता है, अपनाना, ठीक है, ग्रहण करना। तो कुछ हेल्दी ट्रेडिशन को हमने अपनाया है, किसके लिए, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। क्या है, द गवर्नर शुड नॉट बी रेजिडेंट या इनहेबिटेंट। क्या मतलब होता है इसका, निवासी, दोनों में से एक इस्तेमाल कर लेना जो आपको अच्छा लगे। ऑफ द सेम स्टेट इन विच ही इज टू बी अपॉइंटेड। मान लो अगर राजस्थान का गवर्नर बनने वाला है कोई व्यक्ति, तो वो राजस्थान का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में, यानी जिस स्टेट का वो क्या बनने वाला है, गवर्नर, उस स्टेट का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। आगे, बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू टेक एडवाइस एंड एक्सेप्टेंस, दोनों चीजें हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट का गवर्नर बना रही, मान लेते हैं एक बार राजस्थान का गवर्नर बनाना है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले किससे एडवाइस लेनी पड़ेगी, यानी हमारे अशोक गहलोत से क्या लेनी पड़ेगी, एडवाइस लेनी पड़ेगी। अगर जो बना रहे हैं उसके लिए क्या लेनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस। दोनों अलग बातें हैं, एडवाइस और एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, अनुमति। तो पहले उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से उन्हें एडवाइस और एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं मन मर्जी है, हमने जो चाहा उसको बना दिया, हमें उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से एडवाइस और एक्सेप्टेंस दोनों लेनी पड़ेगी। आई बात समझ में। तो अपना थर्ड पॉइंट है कि गवर्नर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। तो 2 क्वालिफिकेशंस आर मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, कंपलसरी भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ये तो होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, सिंपल है, he should be a citizen of India. Second, he should be more than 35 years of age, यानी 35 से उसकी एज ज्यादा होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 है, राज्यसभा के लिए 30 और प्रेसिडेंट के लिए 35। सेम प्रोसेस यहाँ लगाओ, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25, काउंसिल के लिए 30 और गवर्नर के लिए 35, सेम प्रोसेस है। एक इंपॉर्टेंट चीज हमने नीचे लिखी है, द गवर्नर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या मतलब दिया हमने यहाँ पर, कि वह एमपी नहीं होना चाहिए। एमपी का मतलब ना तो लोकसभा का मेंबर हो, ना ही राज्यसभा का मेंबर। इतना क्लियर है, ना तो लोकसभा का मेंबर हो, ना राज्यसभा, और द स्टेट लेजिस्लेचर, और ना ही किसी स्टेट के लेजिस्लेचर का, ना तो असेंबली का मेंबर हो, ना काउंसिल का। तो मेंबर वो किसी भी हाउस का नहीं होना चाहिए। If he or she is a member of any house, मान लेते हैं कि गवर्नर मेंबर है किसी भी हाउस का, चाहे तो लोकसभा का, राज्यसभा का, असेंबली का या काउंसिल का है वो मेंबर, ठीक है, then he or she will have to resign from the post। उसको अपनी उस पोस्ट से क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। मान लो आज उसका कितना, आज 50 है क्या, आज उसको क्या मिला है, एज ए गवर्नर की पोस्ट पे अपॉइंट होना है, तो आज वो क्या दे सकता है, अपनी पिछली पोस्ट से रिजाइन। मान लेते हैं कि वो लोकसभा का मेंबर है, तो यहां से उसको जिस दिन गवर्नर के पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट है उसका, उस दिन रिजाइन दे सकता है, या उससे पहले देना चाहे तो पहले दे सकता है। आई बात समझ में, यानी एक टाइम पे वो क्या रह सकता है, एक ही पोस्ट पे रह सकता है। द गवर्नर कैन नॉट एंजॉय एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाभ का पद कभी नहीं ले सकता, यानी एक बार गवर्नर बन गया इसके बाद कभी भी लाभ का पद वो नहीं ले सकता, यानी और दूसरा काम नहीं कर सकता गवर्नमेंट का, ठीक है। यही प्रेसिडेंट के लिए था। भाई आपको सैलरी एंड अलाउंसेस, अलाउंसेस होते हैं भत्ते, यानी सैलरी के अदर जो मिलते हैं ना फैसिलिटीज, उनको कहते हैं अलाउंसेस। तो सैलरी यानी वेतन और भत्ते क्या मिलते हैं। एट प्रेजेंट द गवर्नर रिसीव्स अ मंथली सैलरी, यानी आज के टाइम में गवर्नर को मासिक वेतन मिलता है, मंथली सैलरी मिलती है, कितनी है, 1,10,000 रुपीज। अपार्ट फ्रॉम दिस ही गेट्स फ्री रेजिडेंस, और इसके अलावा उसको फ्री रेजिडेंस मिलता है, अकोमोडेशन मिलता है। वहां बात खत्म होगी।
allowances and all other facilities which have been decided by the parliament laws। और जो सैलरी के अलावा जितनी भी फैसिलिटीज मिलेंगी गवर्नर को वो कैसे डिसाइड की जाती है? अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट लॉज। करें ये अपना न्यू टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड एडिक्वेट, एडिक्वेट होता है पर्याप्त, ठीक है, सफिशिएंट भी लिख सकते हो, पावर्स टू द गवर्नर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को एडिक्वेट पावर दिए। द गवर्नर होल्ड्स द सेम पोजीशन, यानी गवर्नर सेम पोजीशन रखता है एज द प्रेसिडेंट कीप्स इन द सेंटर, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट की पोजीशन है ठीक वैसी पोजीशन किसकी है स्टेट में? गवर्नर। सो द पावर्स ऑफ बोथ पोस्ट आर सेम, तो प्रेसिडेंट के पावर और गवर्नर के पावर सेम है, एक्सेप्ट छोड़कर सम सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर दोनों पोस्ट के पावर एक जैसे ही है। अब दुर्गादास बसु ने क्या लिखा है? इन अ स्लाइट वे द पावर्स ऑफ गवर्नर आर सिमिलर टू द प्रेसिडेंट्स, यानी काफी हद तक प्रेसिडेंट के पावर गवर्नर के पावर के सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, या गवर्नर के पावर प्रेसिडेंट के जैसे हैं, एक्सेप्ट किस चीजों को छोड़कर? फॉर द डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक होता है राजनीतिज्ञ, ठीक है, यानी विदेशों के साथ हमारी कैसी डिप्लोमेसी होगी वो कौन करता है? प्रेसिडेंट, ना कि गवर्नर। इसको छोड़ देंगे। मिलिट्री, मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे या जितने भी इश्यूज होंगे कौन सोल्व करेगा? प्रेसिडेंट। गवर्नर का कोई रोल नहीं है क्योंकि स्टेट की कोई अपनी आर्मी है क्या? पूरे देश की तो। एंड इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के पास कौन से पावर थे? इमरजेंसी पावर। ऐसे पावर्स गवर्नर के पास नहीं होते। तो इन अगर तीन चीजों को छोड़ दें या तीन पावर्स को छोड़ दें, बाकी सिचुएशन गवर्नर भी एक जैसा और प्रेसिडेंट भी एक जैसा। देखो एग्जीक्यूटिव पावर्स, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, इधर देखो, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट रिजाइड इन द गवर्नर। रिजाइड यानी होता है निहित होना, ठीक है, उसके अंदर निहित। विच ही इंजॉयज हिमसेल्फ, यानी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल वह खुद करता है अपनी मर्जी से, एंड विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर, या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की हेल्प से। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ। ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है? पीएम को। यहाँ गवर्नर किसको अपॉइंट करेगा? चीफ मिनिस्टर को। और उसकी एडवाइस पर, यानी चीफ मिनिस्टर की ही एडवाइस पर किसको करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही आल्सो अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, यही बताया था, एंड द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये नया है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से हैं? आईएएस, आरएएस, आईएफएस और आईपीएस, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये सारे क्या है? इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन है इंडिया के। यहाँ पर क्या लिखा है? स्टेट, तो इनके आगे उस स्टेट का जोड़ दो। जैसे आरएएस क्या हो जाएगा? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, तो आर लगा दो, ये आई लगा दो, पूरे इंडिया का हो गया, ठीक है। इसके आगे आरएफएस कर दो, यानी राजस्थान का नाम मिल जाएगा। तो इनके जो मेंबर हैं या इनके जो चेयरमैन हैं, ये तो या तो प्रेसिडेंट करेगा, समझाने के लिए बताया, ठीक है। अगर इसके लिए बात करें अपन तो कौन करेगा? गवर्नर, ठीक है। द प्रेसिडेंट टेक एडवाइस फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को, उससे पहले मान लो राजस्थान के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस लेगा? राजस्थान के गवर्नर और सीएम की। हम पढ़ किसके बारे में है अभी? गवर्नर। तो सिर्फ क्या लिखा है? गवर्नर। यानी जब प्रेसिडेंट राजस्थान के चीफ जस्टिस यानी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगा तो किसकी एडवाइस लेगा? उस स्टेट के गवर्नर से। आगे देखें।